बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाजरीन, मुल्क में आइनी बहरान जो है वो संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। एक तरफ तो हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है और बागी अरकान की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। इस हवाले से काफ़ी सारे फिगर्स आ रहे हैं। कम से कम जो फिगर अब तक कोट हुआ है वो 20 का फिगर कोट हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 35 तक का फिगर जो है वो अब तक कोट हो चुका है। अब इन सारे इतने सारे अरकान जो है वो अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो जाते हैं तो उस सूरत में यकीनन जो है वो नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत का या कम अज़ कम जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का जो है वज़ीर आज़म के तौर पे काम करते रहना जो है वो मुश्किल हो जाएगा अगर तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाती है और उसको बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो के चीज़ें सारी की सारी अपने अंजाम तक पहुँचती है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत भी जो है वो बड़े एग्रेसिव मूड में नज़र आ रही है। शेख रशीद साहब जो है वो बयान दे रहे हैं कि जी सिंध में गवर्नर राज लगा दें और पार्लियामेंट लॉजिस के बाद सिंध हाउस जो है वो अखाड़ा बन चुका, उसमें भी काफ़ी सारे जो बागी अरकान हैं वो सारे वहाँ पे बैठे हुए और अपनी मर्ज़ी से बकौल उनके बैठे हुए। लेकिन बहरहाल इनको तहरीक अदम एतमाद यानी 27 तारीख को वहाँ पर ऐवान तक लेके जाना भी एक मसला है। फिर उसके बाद भी काफ़ी सारी आइनी और कानूनी पेचीदगियाँ जो है वो सामने आएंगी। आर्टिकल 63A है, उसकी भी काफ़ी सारी उसमें एम्बिग्यूटीज़ हैं जिसमें लिखा हुआ है कि वोट देना या वोट ना देना, उसके हवाले से जो 3 शराइत लिखी गई हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ अगर वज़ीर आज़म का या वज़ीर आला का इंतखाब हो रहा हो, तहरीक अदम एतमाद हो या कोई मनी या फाइनेंस का बिल पेश हो रहा हो। तो इस 3 सूरतों में जो पार्टी लीडर की हिदायत के ख़िलाफ़ अगर जाते हैं तो उस सूरत में जो है वो डिफेक्शन क्लॉज जो है वो एप्लीकेबल हो जाती है। अब सिर्फ सवाल ये है कि वो पहले होती है या बाद में होती है। इसी तरीके से जो है वो हमारे पास आइन का आर्टिकल जो है वो 94 है जिसमें जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो इस जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर है उसको ऑफिस जो है वो जारी रखने का कह सकता है। तो काफ़ी सारी एम्बिग्यूटीज़ हैं, देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ जो है वो हम इसका इकनॉमिक आउटलुक भी थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा सा कानूनी गुफ्तगू भी करेंगे। पहले ज्वाइन कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनसे हम बात करेंगे कि ये जो बागी अरकान हैं और हुकूमत साजी और दीगर जो इस वक्त आइनी बहरान दरपेश है उसके ऊपर। वेलकम टू द शो राना सनाउल्लाह साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, आजकल तो माशाल्लाह आप बड़े खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। 30-32 के करीब जो है वो PTI के जो है वो MNA भी बागी हो चुके हैं। तो आपका क्या ख्याल है सर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से? देखें, हम तो इस बात को जो है वो वक्त से पहले उसका डंडोरा जो है वो नहीं पीटना चाहते थे और कुछ लोग जो ये महसूस कर रहे थे कि उनके खिलाफ कोई मुकदमात हैं या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरीज हैं और ये आजकल लोगों को अरेस्ट करने के लिए काफी मुतहर्रिक है, FIA मुतहर्रिक है और जो है वो अपना एंटी करप्शन मुतहर्रिक है। तो एक एपिसोड जब हुआ उधर पार्लियामेंट लॉजेस में तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें कोई किसी और जगह पे हम ठहर जाए। कुछ लोग जो थे वो सिंध हाउस में जाके ठहर गए। तो वो इन्होंने ऐसे ही प्रोपेगेंडा कर दिया कि जी ये कुछ जबरदस्ती है, जी हमने इनको बाजियाब करवाना है। तो वो लोग जो है वो आज वो सामने आ गए। उन्होंने कहा कि हमें किसी ने ना पकड़ा है ना किसी ने रखा है, हम अपनी मर्जी से जहाँ हमारा दिल करे हम ठहरे। और उन्होंने फिर बताया कि वो इस यानी जालिम और इस करप्ट रजीम से तंग है, उनके हल्के के लोगों की मजबूरी है। लोग उन्हें कहते हैं कि जनाब आपने जो है ये क्या अजाब इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया है। जी, तो सर ये अब यहाँ पे एक बिंग माहिर कानून आप रह चुके हैं, कानून के पंजाब के वजीर कानून भी रह चुके हैं, तो माशाल्लाह आपकी आइनी और उसके ऊपर भी बड़ी ग्रिप है। तो मैं थोड़ा सा जो है ना ये जानना चाहूँगा कि आइन की जो शेकर 63A, अच्छा उसमें लिखा हुआ है कि एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू जो है ना वो जो आपकी पार्टी का लीडर है वोट्स और एब्सेंट फ्रॉम वोट,
तो ये आप यानी वोट देना या आप एब्सेंट रहें या कोई भी कॉन्ट्रेरी आप पार्लियामेंट के लीडर से जो है ना वो करते हैं, तो उस सूरत में 63A का इतलाक होगा। तो इसका मतलब तो ये है कि जो है वो रोका जा सकता है, मतलब या पार्लिमानी या पार्टी का लीडर इन 3 हवालों से, एक ये वज़ीर आला का या वज़ीर आज़म का इंतखाब हो या तहरीक एतमाद हो या फाइनेंस बिल वगैरह हो, इन 3 सूरतों में वोट देने का या वोट ना देने का जो है वो जो पार्टी का लीडर है वो कह सकता है। तो क्या ये 63A की मेरी इंटरप्रिटेशन सही है या इसमें आप इसमें कुछ इससे इख्तिलाफ करेंगे तो वो भी बता दें सर। देखिए, इसका पूरा प्रोसीजर जो है वो दर्ज है जी आइन में कि अगर कोई आदमी पार्टी या पार्लिमानी पार्टी या लीडर के की हदायत के बरक्स वोट देता है मनी बिल पे या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस पे, जी सर, तो पार्टी लीडर जो है वो उसे नोटिस जारी करेगा, ठीक है, उसका जवाब लेगा, वो अपनी वजह बताएगा कि उसने क्यों नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद वो पार्टी लीडर भेजेगा अपना स्पीकर को, ठीक है, स्पीकर उस डिक्लेरेशन को भेजेगा इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन 30 दिन में ये फैसला करेगा कि आया उसने जो है वो डिफेक्शन वोट या डिफेक्शन की है या नहीं की। अगर वो समझेगा की है तो वो उसको जो है वो अनसीट कर देगा। अगर वो समझेगा कि नहीं की तो फिर जो है वो डिक्लेरेशन को खारिज कर देगा और उस मेंबर को उस फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक हासिल है और आगे सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर फैसला करेगा। अच्छा, तो ठीक है, वो लोग तैयार हैं, वो है। लोग तो इस्तीफा देने को तैयार थे, अच्छा, तैयार है, लेकिन हमने उनको कहा कि नहीं देखें, एक लीगल प्रोसीजर है, आप उस प्रोसीजर के जरिए से जो है वो आप अपना वोट का राइट इस्तेमाल करें और उसके बाद फिर अगर इस्तीफा देना पड़ा या दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ा तो वो लड़ेंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये भी सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो मुस्लिम लीग काफ से जो है वो किसी भी किस्म के इत्तेहाद के हवाले से बड़ी सख्ती से मना कर दिया है, तो इन बातों में किस हद तक सच्चाई है? जी, इसमें कोई हकीकत नहीं। अच्छा, मतलब ये वैसी अफवाहें फैल रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब वो चौधरी बरादरान से जो जिस किस्म की भी नेगोशिएशन चल रही है वो चौधरी साहबान से जी नेगोशिएशन जो है वो चल रही है, ठीक है, और मियां नवाज शरीफ साहब और चौधरी शुजात साहब का अच्छा, आपस में बहुत एहतराम का तल्लुक है और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो बातचीत जो है वो बराबर हो जाएगी, वो अच्छा, नतीजा खेज होगी। तो ये मोहन सिलाई भी इसी सिलसिले में लंदन गए हुए हैं? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम मोनी सलाई साहब का, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो जो है वो बातचीत जो है वो उसमें काफी पेशरफ्त है और वो बराबर हो जाएगी। अच्छा सर, ये बताएं, अब बादियुन नज़र में लगता ये है कि ये जो मुनहरिफ अरकान है PTI के, उनको हुकूमत हर हद तक ज़ोर लगाएगी किसी भी तरीके से वो उस दिन असम्बली ना पहुँचे, और अपोजिशन जो है वो मुकम्मल ज़ोर लगाएगी कि ये जो है वो असम्बली में पहुँचे। अब एक बात तो होगी, आप मुझे ये बताएं, जी आप मुझे ये बताएं कि किसी मेंबर को असम्बली के इजलास से रोका जा सकता है? सर देखें, मैं ये नहीं कह रहा, वो ओपनली थोड़ी कहेंगे, उसमें आपको पता है ना सर, आप भी मतलब आप खुद एक केस भुगत चुके हैं वो हेरोइन से रिलेटेड, तो ऐसे 50 किस्म के जो है ना वो लीगल किस्म की हिचेस क्रिएट करके रोक तो सकेगी ना। तो मतलब आपको लगता नहीं है कि फिर बात जो है वो आए, या एक थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन और मैं आपसे चाहूँगा कि एक होता है कि जी वोट देने से रोकना और एक होता है कि जी फलां दिन आप असम्बली ना आए, तो ये दो अलग अलग बातें हैं या एक ही बातें हैं? और दूसरा फिर ये इसमें ये इस चपकलिश का जो है ना वो एंड रिजल्ट में कहीं अंपायर तो हरकत में नहीं आ जाएगा? देखिए, आज 7 से ज्यादा अराकीन असेंबली ने जो सामने आके बात कर दी है जी, उसके बाद इमरान खान साहब के पास कोई अखलाकी कानूनी जवाब नहीं है कि वो वजारत उज़्मा के ओहदे से चिमटे रहें। उन्हें रिजाइन करना चाहिए, उनकी अथॉरिटी खत्म हो चुकी है, उनका जवाब खत्म हो चुका है। अब ऐसे ही उन्होंने एक हारी हुई लड़ाई लड़नी है
और जबरदस्ती जोराबरी करनी है, तो जोराबरी अगर वो करेंगे तो आगे से भी होगी, उसका कोई नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। अच्छा सर, ये राजा रियाज साहब के बारे में थोड़ा सा बताएं, वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे लड़ेंगे या वापस पीपल्स पार्टी में जाएंगे? जी बिल्कुल, वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम राना सनाउल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा हाजिर होता है। नाज़रीन, हमें अब ज्वाइन किया पीटीआई के एमएनए रमेश कुमार साहब ने। ये भी इस वक्त जो है वो बागी अरकान की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। इनके भी काफ़ी सारी जो है वो एतराज़ात हैं, तो इनसे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या मसाइल हैं। वेलकम टू द शो रमेश साहब। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, ये क्या सारे के सारे अरकान इधर उधर हुए हुए हैं, पार्लियामेंट लॉजेस में हैं, कभी सिंध हाउस में हैं, और क्या मसाइल हो गए सर पीटीआई में? देखिए, इस वक्त तो 33 लोग हैं जो अच्छा। डिसीजन कर चुके हैं, जो खान साहब को जो है वो एक इस पाकिस्तान के हवाले से सिक्योरिटी रिस्क समझते हैं। अच्छा। और हमने बहुत ज्यादा गलत डिसीजन किए हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क को नेशनल फ्रंट के ऊपर भी और इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। आज मुल्क के अंदर डॉलर 180 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है। जो भी पेट्रियट पाकिस्तानी होगा वो मैं समझता हूँ इस टाइम के ऊपर डिसीजन करेगा कि हमें जो है वो मुल्क को अगर बचाना है तो इस हुकूमत की जगह पे एक तजर्बेगा लोगों का कंसेशन लाना है। अच्छा। और जो आज भी समझता है कि मुझे खुशामद करनी है, तो वो मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के हवाले से वो बेहतरी नहीं कर रहा है, अवाम के हिसाब से बेहतरी नहीं कर रहा है। अच्छा, डिसीजन उनको करना चाहिए। नहीं, डिसीजन तो करना चाहिए, लेकिन सर ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो है ना वो पहले जो है वो इस्तीफा दे दें और दोबारा इलेक्ट हो के आए और उसके बाद इसमें करें। मतलब आईनी लिहाज से अगर मैं बात करूं तो मतलब इस तरह आज क्रॉसिंग जो है वो तो वैसे। मुझे ये बताएं कि जी 33 लोग जो है ना, खान साहब इन 33 को डिसेट कर दे, ठीक है, मगर साथ में खुद ही रिजाइन कर दे ना। ठीक है, खुद जब एक ग्रेसफुल तरीके से बिल्कुल रिसीट कर दे, कोई मसला नहीं है, खुद भी रिजाइन करे। वो उन 33 लोगों के बुनियाद के ऊपर वो वजीर आज़म बना हुआ है, वो भी रिजाइन कर दे। कम से कम इस मुल्क के ऊपर रहम करे कि मुल्क सही सिमत में जाए, नहीं तो हम बहुत बहुत पीछे चले जाएंगे, मैं बता देता हूँ। अच्छा रमेश साहब, आखिर ये बताएं, ये आपका आगे पीटीआई में ही रहने का इरादा है या पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे, मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगे, या क्या आपके आगे का क्या आपका वो लाएअमल होगा? देखिए, ये सारी चीजें हो जाएंगी, मुझे पहले पाकिस्तान के बारे में सोचना है। ठीक है, ठीक है, मैं लाजमी सिंध में रहता हूँ और सिंध में पीपल्स पार्टी है, तो अगर मुझे पीपल्स पार्टी ने स्पेस दी, आसिफ साहब ने, बिलावल साहब ने मुझे वेलकम किया, तो मैं लाजमी उधर डिसीजन कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब अगर पीपल्स पार्टी से अच्छा, ये जो नोटों की बोरियां चलने का इंकशाफात हो रहे हैं, और तो आपको भी इस हवाले से कोई ऑफर वगैरह तो नहीं हुई? देखिए, पहली चीज तो ये, मैं एक अनमोल हूँ, मुझे कोई खरीद तो कर सकता नहीं है, मैं किसी को खरीद जरूर कर सकता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज ये कि ऐसी घटिया बात करना अपने एमएलए के बारे में कि पैसों के ऊपर बिक रहे हैं, ये बिक रहे हैं, मतलब ये कोई बात है? घोड़े खच्चर, ये इल्जाम, यार कोई तमीज होती है, कोई तहजीब होती है। कभी किताबों के ऊपर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा हुआ है तो उसको असेंबली के अंदर फेंकना, ये मैंने कल्चर 20 सालों में मैंने नहीं देखा जो इस 20 सालों में। और मैंने हर टाइम के ऊपर, ये नहीं कि मैंने आज बात करा, मैंने हर टाइम के ऊपर गलत पॉलिसी के ऊपर जो है ना चीखा है, हर गलत पॉइंट के ऊपर। फॉरेन फ्रंट के ऊपर जब हमारी तरफ से गलती हुई है, मैंने पीएम साहब को मैसेज किया होगा या पीएम साहब से मिला होगा, मैंने उनको बताया होगा, फॉरेन कमेटी में बताया होगा कि आज ये हमने ब्लेंडर किया, आज ये हमने ब्लेंडर किया, हर स्टेप मेरा देखें। अच्छा रमेश साहब, ये बताएं, आपका वापसी की तरफ मुज़ाकरात के आपके रास्ते खुले हैं? फ़र्ज़ करें अगर हुकूमती बेंचेस की तरफ से या कोई नुमाइंदे आपसे रब्ता करते हैं तो आप उनके साथ तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, और इस सूरत में आपकी डिमांड्स क्या क्या होंगी?
देखिए, मैं समझता हूँ कि खान साहब को आज मोरली ये चीज नहीं होनी चाहिए। 10 लाख लोग, कौन से 10 लाख यहाँ पे लोग आएंगे जो रोकेंगे? सारे मेंबरान वोट देंगे। ये डर डराने वाली बात सीनियर पॉलिटिशियन को नहीं करें। आप ग्रेसफुल तरीके से अपनी रेजिग्नेशन दें। रेजिग्नेशन देने के बाद आप सारे मेंबरान को बुलाएं कि मेरी क्या इन 3.5 सालों में गलती थी, उनको ऑब्जर्व करें, उनकी स्टडी करें। ठीक है। उसके बाद आप अपनी हुकूमत अमली बनाएं। इस वक्त ओआईसी ऊपर लगी हुई है, आप मैंडेट खो चुके हैं। 1 किलोमीटर दूर सारी एम्बेसीज है, वो देख रही है ये क्या मजाक हो रहे हैं। हमारे सारे वजीर खारजा आ रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के अंदर कोई गवर्नमेंट का मैसेज जा सकता है? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ वापसी का रास्ता आपने कोई खुला छोड़ा है या किश्तियां जला दी हैं? ये जो लैंग्वेज है ना, इस लैंग्वेज ने वापसी का रास्ता कोई छोड़ा ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब आपका। ये थे एक बागी रुकन पीटीआई के, और बागी से याद आया मुझे, एक ज़माने में इसका आगाज़ किया था जावेद हाशमी साहब ने, बागी हूँ मैं बागी हूँ। तो अब बात जो है वो रमेश कुमार, राजा रियाज और इनके अपने भी पार्टी के टिकट के ऊपर जो मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं उनके ऊपर आ गई है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, हमें अब ज्वाइन किया है जनाब इफ्तिखार वोरा साहब, बिजनेसमैन हैं और साबिक सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। वेलकम टू दी शो सर। थैंक यू जी। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे मुमताज़ माहिर कानून हैं इरफान कादिर साहब। उनसे हम बात करेंगे कि इस वक्त ये जो सियासी जो रस्साकशी चल रही है उसके कुछ कानूनी जो पहलू हैं, 63A है या दीगर हैं, तो उनके हवाले से हम उनसे डिस्कस करेंगे। वेलकम टू द शो इरफान कादिर साहब। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर रहा हूँ। ये सर, ये 63A जो है ना, ये मैंने जो पढ़ा है तो उसमें तो कुछ अजीब ही कोई सिलसिला है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। उसमें लिखा हुआ है ए मेंबर, यानी एक मेंबर की बात हो रही है। अब जहाँ जत्थे का जत्था चला जाए तो क्या उसके ऊपर भी ये 63A एप्लीकेबल होगा? देखें, अगर पार्टी के अंदर कोई धड़ा बनता है या कोई डायसेंट होता है और वो अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करते हैं और उनकी कोई रिजेंटमेंट्स हैं, तो वो डिफेक्शन के जुमरे में आता ही नहीं है। आपने बड़ा सही आपने कहा है कि जहाँ पे कि एक विद इन द पार्टी एक ग्रुप है जो कि उनके बहुत बड़ी माइनॉरिटी ग्रुप है, लेकिन मेजॉरिटी ग्रुप नहीं भी अगर है तो ये तो पता ही नहीं है, हो सकता है वही मेजॉरिटी ग्रुप हो इस वक्त, लेकिन फॉर द टाइमिंग अगर हम उसको माइनॉरिटी भी कहें तो इट्स अ बिग माइनॉरिटी। और अगर बिग माइनॉरिटी के ग्रीवेंसेस हैं तो उसकी वजह से आप उनको ये सोच के एंटिसिपेट करें कि इन्होंने तो जरूर वोट हमारे खिलाफ ही डालना है और उनको रोकने की कोशिश करें, तो ये ऐसे है जैसे कि कानून आप अपने हाथ में ले रहे हैं। और फिर ये तो वही चीज हो जाएगी जैसे कि हम देखते हैं पाकिस्तान में कई दफा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स लिए गए हैं हुकूमतों को गिराने में और हुकूमतों को बचाने में। तो ये जो भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें आप करते हैं जिसकी वजह से आप किसी हुकूमत को मुसल्लत करते हैं या किसी हुकूमत की उखाड़ पछाड़ करते हैं, तो मेरे नजदीक तो ये एक किस्म का आइन को ओवरथ्रो करने के मुतरादिफ है। और ये इस पे तो मैं समझता हूँ कि ये लम्हा फिक्री है उन लोगों के लिए जो इस तरह से ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और स्ट्रिक्टली आइन को फॉलो नहीं करते और धीगा मुश्ती से चाहते हैं कि उनकी बात मानी जाए। तो यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अट्रैक्ट होगा और ये बड़ी सीरियस चीज है इस तरह से वायलेशन करना, खास तौर पे पार्लियामेंटेरियंस के लिए, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस का तो काम है कि उन्होंने कानून की आइन की पासदारी करनी है, ना कि ऐसे तरीके हथकंडे इस्तेमाल करने हैं कि आइन जो है वो बेमानी होके रह जाए या मजाक बन के रह जाए। नहीं तो सर, ये फिर 63A में जो लिखा हुआ है कि अगर जो है वो पार्टी का जो लीडर है, जो भी उसका लीडर होगा, अब उसमें मेजॉरिटी या माइनॉरिटी का कहीं जिक्र नहीं है। इरफान साहब, हम बिल्कुल टेक्निकल जो कानूनी नुक्ते नज़र है ना, हम उस हवाले से बात कर रहे हैं कि जो बिल्कुल जो लैंग्वेज ऑफ द लॉ है
तो उसके हिसाब से जो है ना मैं आपका जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे अगर जो है वो जो उस पार्टी का लीडर है वो फिर उसके बाद कर देता है कि जी नहीं ये जो है ना इसको डिस्क्वालीफाई करें, तो ये मतलब मेजॉरिटी के ऊपर इसका इतलाक होगा या नहीं होगा, ये इस चीज़ को थोड़ा सा आप कानून की रोशनी में बताएं और उसका जो रेलिवेंट आर्टिकल है कोई एग्जाम्पल के साथ, ताकि हमारे नाजरीन को समझ में आए। देखें, फिलहाल तो इस तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ पीटीआई के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से ये बात आई है कि हम लोगों को असेंबली में आने ही नहीं देंगे। अच्छा। और वो जो चीज है कि असेंबली में आप किसी को आने ही ना दें और उनको बाहर ही रोक लें, वो मैं समझता हूं कि वो तो बिल्कुल गलत बात है। कि अगर कोई शख्स चाहता है कि वो डिफेक्शन करे तो आप बिल्कुल उसको करने दें डिफेक्शन, ताकि फिर वो डिस्क्वालीफाई हो। ठीक है। लेकिन ये आप नहीं कर सकते कि उसने अभी डिफेक्शन की ही नहीं है तो आप कह दें कि जी चूंकि वो डिफेक्शन करेगा लिहाजा हम उसको रोक देंगे। रोक आप नहीं सकते। ये इख्तियार आपको आर्टिकल 63 में 63A में हरगिज नहीं दिया गया। ना ये इख्तियार स्पीकर के पास है, ना ये इख्तियार किसी वजीर आजम या सदर या किसी वजीर के पास है या किसी हुकूमत के किसी शख्स के पास है। ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि मेंबरान को असेंबली में आने से रोका जाए या उनको वोट करने से रोका जाए। हाँ, अगर वो पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करते हैं और उस पे इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इसी नतीजे पे पहुंचती है कि उन्होंने डिफेक्शन की है, तो फिर उस सूरत में वो डिफेक्शन बनेगी और फिर उसकी अपील भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। उससे पहले आप किसी को इस तरह से रोकें तो वो आइन के रूह के, आइन के अल्फाज के, आइन की मंशा के बिल्कुल चीज न सिर्फ खिलाफ होगी, बल्कि मैं तो समझता हूं कि ये ऐसे होगा जैसे कि आप मुल्क को मावराए आइन जो है ना इकदाम कर रहे हैं। अच्छा, इरफान साहब लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ जो है ना वो इफ्तिखार वोरा साहब मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं सर ये मौजूदा जो इस वक्त सियासी हालात हैं उसमें आप भी देख रहे होंगे हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से जो वो एक धींगा मुश्ती चल रही है, तो उसके जो है वो ट्रेड और इकोनॉमी के ऊपर जो है वो बीइंग ए बिजनेसमैन आप थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या असरात होंगे। जी शुक्रिया चौधरी साहब। देखें, ये जो आजकल जो सूरत हाल चल रही है हमारे मुल्क में जो पॉलिटिक्स की, तो इसमें हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा तशवीश में है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तरफ तो इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है और नेटो एक तरफ है और रशिया और एक छोटा तो ना कहें जो एक और ब्लॉक भी है, तो उसकी वजह से मार्केट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। क्रूड ऑयल जो एक बेसिक रॉ मटेरियल है वो एक बेंच मार्क होता है एक हर चीज़ की प्राइस के लिए, तो उसकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह ऑलरेडी जो कोविड की वजह से जो सप्लाई चेन जब रुकी थी तो सारी दुनिया के अंदर सारी चीज़ें महंगी हो गई थी, तो उसका असर भी हमारे यहाँ आके पड़ रहा है पिछले 1-1.5 साल से। तो असल जो सारा मुतासर हो रहा है वो गरीब आदमी इन सारी चीज़ों से मुतासर हो रहा है। और हमें यही तशवीश है अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी मुल्क के अंदर तो कोई इन्वेस्टर बाहर से तो आने की आप सोचे भी नहीं, वो कैसे आके हमारे इन्वेस्टमेंट करेगा। जो लोकल इन्वेस्टर है वो सोच रहा होता है कि मैं अपने काम को किस तरह और श्रिंक कर लूँ, मैं अपने आप को किस तरह सेव कर लूँगा। अगर कोई ऐसा और बड़ा, अल्लाह ना करे को खुदा ना खास्ता कोई बड़ा और कोई क्राइसिस आ जाता है तो हर बिजनेसमैन जो है ना अपना महफूज होकर चलता है। एक्सपेंशन तो दूर की बात है। और मैं नहीं समझता कि हमारे जो हमारा कि देखें जी कोई एफिलिएशन किसी पार्टी से भी नहीं होती, हम बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम जो चीज़ें देख रहे होते हैं तो हमें बड़ी तशवीश हो रही होती है कि मैं समझता नहीं हूँ कि जो इस वक्त पूरी दुनिया की जो सूरत हाल है और जो पाकिस्तान की ख़ास तौर पर जो हमारी बड़ी कमज़ोर इकॉनमी है, हम कर्ज़ों के चुंगल में फंसे हुए हैं, उसमें ये वक्त मैं मुनासिब नहीं समझता कि अगर आप देखें जी 22 मार्च को OIC की मीटिंग होनी है, 23 मार्च को पाकिस्तान की पूरी देखें पाकिस्तान की कौम का नेशनल डे है, तो उसमें ये मौका जो है ना जी, ये इस चीज़ पे हमें बड़ी तशवीश है। तो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है तो उसके ऊपर सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या कर रहा है? क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो देखें जी कुछ जॉइंट स्टेटमेंट दे रहा है या उनके? देखिए मैंने बताया हम इस किस्म के स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते, लेकिन एज मेरी एक अपनी ज़ाती राय तो हो सकती है ना जी, मैं अपनी ज़ाती राय बिल्कुल दे सकता हूँ। और जो हमारा जो एक सर्कल है जहाँ हम रोज़ उठते बैठते आते जाते हैं सारी हमारी बिजनेस कम्युनिटी, उसके अंदर ये बड़ी तशवीश है कि इतने संगीन खदशात हैं ऑलरेडी हमारे मुल्क की, स्पेशली इकॉनमी के लिए जी। इतनी महंगाई के अंदर जो गरीब आदमी का जो प्रॉब्लम है उसको भी देखना चाहिए। और ये हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप, मैं दोनों तरफ से कह रहा हूँ, कोई एक अपोजिशन को भी नहीं कह रहा, ना मैं
जो हुकूमत है, ये इनको सोचना चाहिए और इस किस्म की सिचुएशन पे नहीं जाना चाहिए। और ठीक है, एक आईनी तो है ये तहरीक अदम एतमाद, वो बात तो नहीं है, लेकिन एक मौके की मुनासबत होती है। नहीं, अभी इरफान साहब से हमारी बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो गैर आइनी इकदाम है, वो 63A जो है बेसिकली आजकल बड़ा नहीं, वो जो गैर आइनी इकदाम कह रहे हैं, मैं बड़ी इज्जत है मेरे दिल में, बड़े माशाल्लाह हमारे बड़े काबिल लायर हैं। गैर आइनी इकदाम वो उसके बारे में कह रहे हैं कि अगर हुकूमत 63A को अपने ही उनका जो स्टांस कुछ और है हुकूमत का और अपोजिशन का कुछ और है, तो इरफान कादर साहब मोहतरम जो हमारे बड़े लर्नड लायर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत का ओपिनियन है वो गैर आइनी है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जी तहरीक अदम एतमाद तो एक आईनी उनका राइट है ना जी, जो उन्होंने पेश कर दी है, वो तो टेबल हो चुकी है। अभी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अच्छा इरफान साहब, ये बताएं कि फ़र्ज़ करें जी तहरीक अदम एतमाद जो है ना वो कामयाब हो जाती है, तो आगे के ज़रा हमें बताएं क्या मराहिल उसके बाद तय होंगे। जी बिल्कुल, अगर तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाती है तो उसके बाद फिर अगला वजीर आज़म जो है वो मुंतखब किया जाएगा, और अगर अगला वजीर आज़म पे कोई कंसेंसस नहीं होता तो फिर आर्टिकल 58 के तहत सदर पाकिस्तान को इख्तियार है कि वो असेंबली को तहलील कर दें और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर दी जाए। ये तरीक़ाकार है आइन में। लेकिन अगर इन सब ने कोशिश ये की कि आइन को अपने हाथ में लेके धींगा मुश्ती शुरू कर दी, तो हमारे बहुत से जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं जहाँ पे कि इस तरह की जब लड़ाई मचती है और सूरत हाल ये होती है कि मुल्क आइन के मुताबिक फिर नहीं चलता या आइन से डिरेल हो जाता है या जमहूरियत डिरेल हो जाती है, तो फिर बहुत सारी ऐसी प्रेसिडेंट्स हैं जहाँ पे कहा गया है कि उस वक्त जो सबसे मुनज़्ज़म कुव्वत है उसको बीच में आके तो लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करना चाहिए और मुल्क को दोबारा आइन की राह पर और जमहूरियत की राह पर गामजन करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल हरगिज़ नहीं चाहूंगा कि ये नहीं सर, इरफान साहब आप बहुत आगे की सोच रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये आज तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, वो कामयाब हो गई, ठीक हो गया। अब उस वक्त जो है वो नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा या स्पीकर जो है वो प्रेसिडेंट को लिखेगा और इलेक्शन कमीशन को के प्राइम मिनिस्टर को डिसीट करें। लेकिन उसके साथ साथ जो बीच का जो पीरियड है उसमें ज़ाहिर है कोई ना कोई जो है ना वो कायम मुकाम वज़ीर आज़म तो रहेगा ना। अब वो कायम मुकाम वज़ीर आज़म जो है ना वो उसके बारे में कानून ये कह रहा है कि वो इमरान खान ही रहेंगे जब तक कि नया वज़ीर आज़म सिलेक्ट नहीं होता। तो अब ज़ाहिर है उसमें हफ्ता 10 दिन 15 दिन तो लगेंगे। अब इस दौरान जो है वो अगर अपने अरकान को जो उनके जो है जो मुनहरिफ हो चुके होंगे उनको अगर वो इसमें 63A के तहत जो है वो डिसीट करवा देते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आईनी बहरान पैदा हो जाएगा? नहीं, कोई आईनी बहरान नहीं पैदा होगा, कोई डिसीट नहीं हो रहा, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि ये चीज जो है ये जब इलेक्शन कमीशन इसको देखेगी डिफेक्शन को, तो वो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेगी और इसीलिए डिफेक्शन का जो इख्तियार है वो लीडर ऑफ द हाउस के पास या लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री के पास जो है ना वो मिनोवन इख्तियार नहीं दिया गया। वो इख्तियार जो है इवेंचुअली डिटरमिन करना है इलेक्शन लीडर ऑफ द हाउस को नहीं है सर, पार्टी लीडर को, जो भी पार्टी लीडर को, वही मैं कह रहा हूँ ना जी, पार्टी लीडर को वो इख्तियार नहीं दिया गया कि वो कह दे के यानी वो डिटरमिन कर ले कि इन्होंने हतमी तौर पे डिफेक्शन की है। अच्छा। वो सिर्फ डिक्लेरेशन कर सकते हैं कि डिफेक्शन हुई है, उसको आया हुई है कि नहीं हुई है, वो भी एक नोटिस देने के बाद वो इलेक्शन कमीशन की है। जी हाँ, ठीक है सर। मतलब आपका ये कहना है कि इसमें कोई आईनी बहरान पैदा होने का अंदेशा नहीं है। अच्छा सर, आप बताएं, सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये आप ठीक कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो है अगर नो कॉन्फिडेंस होता है तो वो तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि नए वज़ीर आज़म नहीं आते। ये आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, ये वोरा साहब से पूछते हैं सर, ये बताएं ये इस वक्त जो है ये आप देखें इस वक्त हमारी जो रेमिटेंसेज हैं वो काफ़ी जो है वो 2.2 बिलियन फरवरी की जो है वो हुई है, तकरीबन 30 बिलियन प्लस का टारगेट है और एक्सपोर्ट्स भी जो है ना वो रिकॉर्ड ऊपर जा रही हैं। तो उसकी क्या बुनियादी, एक तरफ जो है ना हम कह रहे हैं सियासी अदम इस्तेकाम है, दूसरी तरफ जो है ना इसमें जो एक्सटर्नल हमारी इकोनॉमी है जिसमें ये रेमिटेंसेस या एक्सपोर्ट्स हैं जहाँ से जिससे हम फॉरेन रिजर्व्स बेसिकली जनरेट करते हैं, तो वो तो माशाल्लाह अच्छे और पॉजिटिव साइंस दे रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल। हम हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही होता है कि आप देखें इस दफ़ा फरवरी की बहुत ज़्यादा रेमिटेंस है, 2.80 बिलियन डॉलर की हैं। अगर उसका आप एवरेज लगाएं तो वो 33-34 बिलियन डॉलर तक बन जाएगा।
तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंसेज हों और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो। हमारे मुल्क की इकॉनमी को अब दो चीज़ें बचा सकती हैं, एक तो हमारी एक्सपोर्ट और एक हमारी जो रेमिटेंस है, वही अब तक बचा भी रही हैं। और इस वक्त हमें आईटी के ऊपर जो हमारी तवज्जो हमें हमारे पूरे मुल्क को, हम असल इश्यूज़ ये हैं जिनको अपोजिशन को भी देखना चाहिए और पूरे पाकिस्तान को देखना चाहिए। आईटी की एक्सपोर्ट पिछले साल हमारी कुछ $1-1.5 बिलियन थी, इस दफ़ा को $3-3.5 बिलियन होने की उम्मीद है। और हम ये चाहते हैं कि इसी के ऊपर हुकूमत तवज्जो दे और इसके अंदर बहुत बड़ा स्कोप अभी तक बाकी है। हमारे बराबर वाला जो इंडिया है उसकी $150 बिलियन की सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट है। तो हम अगर इसमें $5-7 बिलियन तक अगर ले जाते हैं अगले 2-3 सालों में, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया वोरा साहब आपका प्रोग्राम में आने का और इरफान कादिर साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।